Hello and welcome to the fourth episode of Theft, and this is the final and conclusive episode of Theft. And I am expecting that आपने जितना पढ़ा है अभी पिछले 3 लेक्चर्स में वो आपने हासिल किया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और थेफ्ट के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये कंक्लूसिव वीडियो है और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम एक टॉपिक लाकर वीडियो लाएं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि क्या कमी आपको लगी इस चीज़ में और क्या आपको अच्छा लगा। तो इस वीडियो का आखिरी पार्ट आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है और वीडियो हो गई है शुरू। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई ओनर अपनी ही प्रॉपर्टी का थेफ्ट कर सकता है। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्या कोई ओनर खुद अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। तो देखो कर सकता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं तभी उसको हम चोरी कहेंगे। अदरवाइज ओनर के पास तो पूरा राइट है अपनी प्रॉपर्टी को जहां मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे उसको लेकर जाने की, उसको कैरी करने की, है ना। उस पर तो कोई रोक टोक आप लगा ही नहीं सकते। तो देखो इलस्ट्रेशन जे और के ये बताते हैं कि जो पर्सन है वो अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ थेफ्ट कर सकता है, यानी जो ओनर है वो अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ थेफ्ट कर सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन के लेते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट टर्म में समझते हैं। इसमें क्या होता है, ए ने अपनी घड़ी गिरवी रखकर ये घड़ी पॉन कर सामने वाले पर्सन से कुछ पैसा उधार पे लिया, ठीक है। तो ए ने क्या किया, एक सिक्योरिटी की तरह यहाँ पॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को सिक्योरिटी की तरह रखो, कि जैसे जो मैंने डेट लिया है, मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए हैं, तो मैंने अपनी कोई चीज आपके पास एज ए सिक्योरिटी रख दी, कोई घड़ी रख दी या कोई फोन रख दिया या कोई और प्रॉपर्टी रख दी। जैसे आप बैंक से भी लोन लेते हो तो बैंक भी आपसे सिक्योरिटी मांगता है। अब ए ने जेड से कुछ पैसा उधार लिया और सिक्योरिटी के तौर पे अपनी घड़ी जेड को दे दी। अब ए ने बिना जेड की परमिशन से जो अपनी घड़ी जेड को दी थी वो वापस ले ली, यानी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ जेड विदाउट जेड कंसेंट। और जो पैसा उसने ए ने लिया था वो भी वापस भी नहीं किया और साथ साथ में उसने अपनी घड़ी भी ले ली। तो माना जाएगा कि ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया। भले ही ए की जो प्रॉपर्टी थी यानी जो वॉच थी वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जो यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी मूव करी है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करी है। क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन ऑनेस्ट होती तो आप पहले अपना उसको डेट क्लियर करते, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वॉच को उससे रिसीव करते। लेकिन ए ने क्या किया, ए ने बिना तो उस पैसे को लौटाया जो उसने जेड से लिया था और साथ साथ में जो प्रॉपर्टी एज ए डेट उसने दी थी वो भी उसने वापस ले ली, बिना जेड की परमिशन के, बिना कंसेंट के, अब इसी तरीके से एक चीज समझिए कि मान लो आप मार्केट में गए और आपका जो सेल फोन है वो चोरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद टाइम पास हो गया, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने। तो जब आप 3-4 महीने बाद दोबारा से मार्केट गए तो आपने किसी पर्सन के हाथ में अपना ही सेल फोन देखा। आपने उस सेल फोन को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको पता लग गया कि ये तो मेरा ही फोन है। अब आपने क्या किया, उस सेल फोन को उस पर्सन की पोजीशन से रिमूव कर दिया बिना उसके कंसेंट के। क्या अब यहां पर थेफ्ट होगा? बड़े ध्यान से समझिए, आपने अपना ही फोन रिमूव किया है किसी दूसरे पर्सन की पोजीशन से, तो क्या यहां पर अब थेफ्ट क्रिएट होगा? हाँ, यहां पर थेफ्ट क्रिएट होगा, क्योंकि जब आपने उस सेलफोन को रिमूव किया वो बिना कंसेंट के किया और वो किसी दूसरे पर्सन की पोजीशन से किया और साथ साथ में डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे क्या हस्बैंड और वाइफ के द्वारा थेफ्ट क्रिएट हो सकता है। क्या पति पत्नी जब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बिना कंसेंट के ले रहे हैं, तो क्या अपने आप में थेफ्ट होगा? तो सबसे पहला है थेफ्ट बाय वाइफ हस्बैंड। वेयर ए वाइफ रिमूव्स द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, यानी जब कोई पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी रिमूव कर देती है जो उसकी कस्टडी में उसके हस्बैंड द्वारा छोड़ी गई थी उसके घर से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो ये अपने आप में थेफ्ट है।
क्योंकि अगर आप देखोगे, इस पति पत्नी के कंसेप्ट को हटा के इस समय देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप में पूरे हो रहे हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आउट ऑफ द पोजीशन है, विदाउट द कंसेंट है, तो सारे के सारे थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स अपने आप में कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे अगर हम इलस्ट्रेशन ओ की बात करें सेक्शन 378 की, तो ये कहता है कि ए जो पैरामोर है जेट्स की वाइफ का, पैरामोर मतलब इलिसिट लवर ऑफ ए मैरिड वुमेन, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ही हम पैरामोर कहते हैं। अब जेट की वाइफ ने क्या किया है, एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो उसके हस्बैंड जेट को बिलोंग करती है ए को दे दी, यानी अपने पैरामोर को दे दी, और जिसके बारे में ए को अच्छी तरह मालूम है कि ये प्रॉपर्टी जेट की है और जेट की वाइफ के पास इस कोई अथॉरिटी या कोई परमिशन नहीं है इसको देने की। तो अगर यहां पर ए डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को ले लेता है तो ये अपने आप में थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर, ए हिंदू वुमेन डज नॉट कमिट थेफ्ट बाय रिमूविंग हर स्त्रीधन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ हर हस्बैंड, यानी कोई भी हिंदू महिला कभी जब वो अपनी स्त्रीधन को रिमूव करती है अपने हस्बैंड की कस्टडी से तो ये थेफ्ट नहीं कहलाया जाएगा। स्त्रीधन को मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे जो स्त्रीधन है सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिफाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ के लिए अभी हम समझते हैं स्त्रीधन का मतलब हो गया कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी वुमेन ने रिसीव करी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, और ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है, और कोई भी प्रॉपर्टी जो उसने अपनी खुद की मेहनत से बनाई है, या कोई भी सेपरेट प्रॉपर्टी, या कोई भी प्रॉपर्टी जो उसको गिफ्ट करी गई है, ठीक है। तो ये और भी अन्य तरह की प्रॉपर्टी को हम स्त्रीधन कहते हैं, जो हम सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो हिंदू वुमेन है उसका अपनी स्त्रीधन पे यानी अपनी प्रॉपर्टी पे पूरा राइट होता है, और इसलिए वो अगर उस प्रॉपर्टी को बिना की कंसेंट के मूव करती है तो वो थेफ्ट को क्रिएट नहीं कर रही। लेकिन जो एक हस्बैंड है वो कन्विक्ट किया जा सकता है थेफ्ट के लिए अगर वो वाइफ के स्त्रीधन को चोरी करता है, ठीक है। क्योंकि जो स्त्रीधन है अभी हमने पढ़ा उसके पास स्त्रीधन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर वुमेन का सोल राइट होता है। हाउएवर मान के चलिए कोई गाड़ी है और वो हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलकर अपनी सैलरी से लिए, ठीक। तो अगर हस्बैंड अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने पर्सनल घूमने के लिए उस गाड़ी को लेकर जाता है तो यहाँ पर थेफ्ट कमिट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट पोजीशन की प्रॉपर्टी है और दोनों ने उस प्रॉपर्टी के मिलके एक्वायर किया है और दोनों उस प्रॉपर्टी के ओनर है। अब हमने थेफ्ट का सारा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वे में डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि जो थेफ्ट की पनिशमेंट है वो क्या है। थेफ्ट की पनिशमेंट सेक्शन 379 में दे रखी है और जो कहती है कि या तो उसे 3 साल की जेल होगी या फिर फाइन होगा, और बोथ का मतलब यहाँ पर ये है 3 साल की इम्प्रिजमेंट यानी 3 साल की जेल भी होगी और फाइन भी स्टेट उस पर इम्पोज करेगी। अब कुछ एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट है जिसको हमें बस एक नॉलेज के लिए पढ़ना है। पीटी पर्पस में यही क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज मेंस वगैरह में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। मेंस का जितना भी एरिया है वो खाली 378 से आता है, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे उस पर अप्लाइड क्वेश्चन आए, किसी भी तरह के क्वेश्चन खाली 378 से ही आते हैं। एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट कहता है कि थेफ्ट अगर आप किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में करते हो जो कि ह्यूमन डेलिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज किया जाता है तो सेक्शन 380 में कवर होगा। बिल्डिंग, टेंट और वेसल का मतलब यहां पर क्या है, बिल्डिंग, टेंट और वेसल का मतलब यहां पर क्या है, कोई भी जहाज, शिप। जैसे ह्यूमन डेलिंग के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन डेलिंग के लिए मतलब जहां ह्यूमंस रहते हो, या फिर प्रॉपर्टी को कस्टडी के लिए या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए, यानी जहां पर हमें उस प्रॉपर्टी को रखना हो। थेफ्ट अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट करता है तो वो सेक्शन 381 में कवर होगा, और सेक्शन 382 कहता है, इसको बस आप रीड कर लीजिएगा। तो ये तीनों के तीनों एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट है।
एग्जाम में ज्यादातर मैंने पीटी में सेक्शन 380 से ही क्वेश्चन देखा है, और वो है कि बिल्डिंग टेंट और वेसल यूज दिस ह्यूमन डेलिंग और फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी।